नमस्कार। मैं मोरेश्वर नमस्कार। बड़गी। हाँ, हाँ। हाय महाराष्ट्र यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ है गेव बाबू आवारी। गेव आवारी मंचर शाह जी के सुपुत्र। गेव बाबू एक ज़माने में कांग्रेस के नागपुर के कैप्टन थे। नगर कांग्रेस के 14 साल अध्यक्ष रहे। 17 साल। 17 साल अध्यक्ष रहे नगर कांग्रेस। कांग्रेस मतलब गेव इंदिरा जी ने खास उनको नागपुर से सबसे जवान खासदार करके चुन के आए थे। तो गेव बाबू आज 74 साल के, 74। तो पुरानी कांग्रेस देखी है, अभी नई भी देख रहे हैं। तो अभी इस उम्र में उनको क्या लगता है, कैसे एंजॉय कर रहे हो अभी? दो बातें हैं कि 2-3 साल तो मेरे बीमारी में गए हैं। ऑपरेशंस हुए मेरे पेट के, और बेहद कमज़ोरी से मैं बाहर निकल रहा हूँ। अभी भी नागपुर से बाहर जाने को डॉक्टर्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक्टिव हूँ। कैंपेनिंग में लोकसभा विधानसभा में भी ज़्यादा अलाउ नहीं किया डॉक्टर्स ने। अगर इतना भाग छोड़ दो तो अभी जो दिशा चल रही है कांग्रेस की, तो नई होप जिसको कहते हैं, वो है राहुल गांधी। इन्होंने जिस ढंग से बहुत बड़ी पदयात्रा की, इतिहास में एक चंद्रशेखर की पदयात्रा थी जिसने आगे चल के चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री पर तक भेजा, और दूसरी ये बड़ी पदयात्रा अर्थात ये ऐतिहासिक काल में विनोबा जी की थी, इवन ऐतिहासिक काल में भूदान पदयात्रा। लेकिन राहुल गांधी की भी पदयात्रा ये सब चीज़ों का मिक्सचर है, ऐसा मैं मानता हूँ। कांग्रेस के नीति मूल्यों को तो उन्होंने ऊपर लाया ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक मिशन लेके वो चले, गरीबी, बेरोजगारी और सबको एकत्रित करने का, और नफ़रत की जो एक आग आरएसएस और बाकी लोगों ने जो फैलाई, वो आग को कैसे कम करना, ऐसा उनका उद्देश्य था, जो कांग्रेस के विचारों से, गांधी जी के विचारों से बिल्कुल मेल खाता था। और इसीलिए एक नई किरण, नई आशा हमको राहुल गांधी के इसमें दिखी। मैं खुद भी बहुत रोमांचित हुआ उससे। अब रहा सवाल गुटबाजी का वगैरह, खैर वो तो सब जगह रहती है, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ में है, हमने देखी है। बीजेपी का एक सौभाग्य रहा कि उनके पीछे आरएसएस नाम की एक संगठन जो कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को लेके चल रही है, उनमें एक डिसिप्लिन है, और वो लोग बिना कुछ मांगे संकट के वक्त में साथ में आते हैं बीजेपी के लिए, उनको जीता देते हैं इलेक्शनों में, और बिना कुछ मांगे चुपचाप चले जाते हैं। वो ऑनररी मैजिस्ट्रेट नहीं मांगते, वो कोई ठेका नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, चुपचाप अपने घरों में चले जाते हैं। और इसलिए एक स्ट्रेंथ उनको उनकी मिलती है। कांग्रेस में भी सेवा दल था पहले, बहुत सशक्त था, लेकिन कुछ कारणवश वो थोड़ा कमज़ोर हुआ है, और उसको भी बढ़ाने की अब ज़रूरत तो है। तो ऐसा समीकरण आज के अवस्था में मैं देखता हूँ। अर्थात लोकसभा में आज जिस ढंग से राहुल जी को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया, लोगों ने चुन के दिया है, ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत ऐतिहासिक बात है। और राहुल जी इसमें से आगे चलेंगे। जिस ढंग से लोकतांत्रिक मूल्यों का रास कहते हैं हो रहा है, और बहुत श्रूट तरीके से हो रहा है, बहुत क्या कहते हैं उसको, इंटेलिजेंट तरीके से पूरा इलेक्ट्रल प्रोसेस ये लोग बीजेपी गवर्नमेंट उसको उल्टा रही है, बहुत ही श्रूट तरीके से। और उसका प्रतिबिंब कुछ जगहों पर हमको दिखा। ट्रम्प साहब जिस ढंग से अमेरिका को अमेरिका फर्स्ट बोल के लोकप्रिय बने हैं, और उन्होंने एक स्टेप लिया है
एक्सपोज किया है। अब एक तरफ बोलते हैं माय फ्रेंड मोदी, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि मोदी को इलेक्टोरल प्रोसेस में करोड़ों रुपए का फंड लेने की क्या ज़रूरत है, ऐसा वो दूसरी तरफ बोलते हैं। और हाँ, और उसीलिए बहुत बुरी तरह से एक्सपोज मोदी जी और उनके साथी अमित शाह वगैरह जी हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो चल रहा है ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धोखा है, जिसको सबसे पहले उजागर राहुल गांधी ने किया। आरएसएस की एक गेम रहती है, वो जिसको टारगेट बनाती है उसको बदनाम करती है। उस गेम में काफ़ी हद तक के पहले सफल हुए, तब राहुल जी को कुछ न कुछ बोलते थे। अब वो परसेप्शन निकल रहा है। आज राहुल गांधी पूरी तकलीफ़ों के बावजूद वो कांग्रेस के एक प्रखर नेता और विरोधी पक्ष के नेता बने हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काल है अभी कांग्रेस का, उदय काल। और इस उदय काल में हम सबको बहुत सोच समझ के संभल के चलना पड़ेगा। महाराष्ट्र का भी नया नेतृत्व आज हमको मिला है, और मैं समझता हूँ कि बुल्ढाना के जो हमारे साथी हैं सबकाल, तो उन पर एक जवाबदारी डाली गई है। नया आदमी जो ज़्यादा फालतू की न्यूज़ में नहीं रहता था। तो बीच में हमारे कांग्रेस में एक लहर चली थी कि फ़ोटो के वक्त में कैसा मुंडी सामने करना, और बाद में वो लोग मिनिस्टर बनते थे, सब बनते थे। अब ये लहर थोड़ी सी कम हो रही है, क्योंकि रियल कांग्रेसी महात्मा गांधी जब कांग्रेस अध्यक्ष थे तब उन्होंने बताया था कि कांग्रेस को टिकट 1937 चुनाव में, 1946 के जनरल चुनावों में, महानगर पालिका के चुनावों में किसको टिकट देना चाहिए? जो कोई भी संस्था का अध्यक्ष सेक्रेटरी ना हो, संस्था का कोई भी, एजुकेशनल, कोऑपरेटिव, कोई भी ना हो, ऐसे को ही देना चाहिए, ऐसा उनका फरमान था। और एक ज़माना था कि जब कांग्रेस निकलते थे रास्ते पर तो उनकी बहुत भारी इज्जत हुआ करती थी। धीरे धीरे कुछ कारणवश, अब उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, वो टॉपिक नहीं है, लेकिन ये हमारा ह्रास हुआ है, और ये ह्रास होकर अब नया ज़माना चालू होने के राह पर हम लोग हैं। तीन चुनाव हारे आप लोग। हाँ, राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 चुनाव हारे, तो अभी आगे आशा है? बिल्कुल आशा है, क्योंकि 3 चुनाव यानी लोकसभा जो सबसे बड़ा था, ज़रूर हम हारे, लेकिन विथ गेन्स, यानी पूरे नहीं हारे, हम नेस्तनाबूद नहीं हुए, हम उसमें से भी नेता ऑपोजिशन बना पाए हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। राज्यों में हम तेलंगाना जीते, हम हिमाचल जीते, यस, हम बाकी जगहों पर हारे हैं। अब हम पे आरोप ये होता है कि तुम जीते तो भाई तुम कहते हो कि भाई ईवीएम बरोबर है, और तुम हारे तो वो कहते हैं कि भाई ईवीएम के कारण हारे। ऐसा नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं कि इट्स अ श्रूड मैनिपुलेशन ऑफ द इलेक्टरल प्रोसेस, जो अभी अभी अमेरिका के मस्क साहब ने और ट्रम्प साहब ने सवाल उठाया है कि भाई इतने सारे करोड़ों रुपया आप दे रहे हो इलेक्ट्रल प्रोसेस के लिए, अरे मेरे इलेक्ट्रल प्रोसेस के लिए दो। और बोलते बोलते ट्रम्प साहब बोले हैं कि भाई आप मशीन के बजाय पेपर बैलेट से इलेक्शन लो। यानी मेरा क्या कहना है कि बहुत श्रूड मैनिपुलेशन ये दो जोड़ी कर रही है। तभी चुनाव तो काफ़ी महंगे हो गए, इसमें कार्यकर्ता कैसे पनप पाएगा? एक्चुअली स्पीकिंग, हाँ, अगर अभी कैसा बताऊं मैं, सच देखे जाए तो चुनाव पहले इतना महंगा नहीं था। अब मैं तो, चूंकि मेरा इंटरव्यू आपका चुनाव कितने रुपए में हुआ? हाँ, उस पर आप आए तो बहुत खुशी की बात हुई है। सबसे पहला मेरा चुनाव हुआ था महानगर पालिका का, 1975 में मैं कॉरपोरेटर चुन के आया था। लेकिन उस समय हमारी माली अवस्था बिल्कुल ऐसे नहीं थी, क्योंकि मेरे फादर जनरल अवारी पक्के गांधीवादी थे। प्रॉपर्टी सब चले गई थी, कुछ नहीं था, और उल्टा सीधा पैसा कमाना नहीं, ये उनका वृद्ध वाक्य था। हम कॉलेज में थे जब वो चले गए, और फिर LLB की परीक्षा हमारी रह गई थी, और अचानक पे कैंसर से हो गए।
अब उसके बाद मैं डिबेट करके चालू हुआ था, और उस ज़माने में डिबेट प्राइजेज़ में पैसे काफ़ी मिलते थे, तो मेरा तो रोज़ का खर्चा निकल जाता था, तो बड़ा खर्चा हमारा नहीं था। मुझे याद है कि 1975 में पिताजी के गुजरने के 4 महीने के बाद कॉरपोरेशन का चुनाव आया। मेरे पास कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। सम्माननीय स्वर्गीय जामवंतराव धोटे मेरे फादर को मानते थे, कट्टर विदर्भवादी थे। उन्होंने मेरे को पकड़ा, नहीं बोले जनरल अवारी का बेटा कांग्रेस से कैसा, ये कुछ बात गले पड़ती नहीं। तब इंदिरा गांधी जी की जो वेव चल रही थी नव युवकों की, राष्ट्रीयकरण बैंकों का, और तो हम अभिप्रेत थे और हमारे फैमिली के संबंध भी थे, और इसलिए मैंने धोटे साहब को हाथ जोड़ के विनंती की कि सॉरी, मैं तो कांग्रेसवादी हूँ, मैडम का पक्का हूँ, और इसलिए मैं आपकी टिकट पे तो नहीं लड़ पाऊँगा। उसके बाद में लोगों का फोर्स ऐसा आया कि उन्होंने मेरा भाषण भी, उस ज़माने में भाषण चलते थे क्योंकि टीवी नहीं था और ये सब चीज़ें नहीं थी, इसलिए गुड ओरेटर्स उसमें थे। और जामवंतराव जी तो अस्खलित ओरेटर मराठी के, यानी आपको हंसाए और रुलाए, ऐसी ओरेटरी थी। तो ऐसे वक्त में उन्होंने विनंती किया, हमने नहीं कहा, और मुझे लगा क्या मिलेगी, पैसा ही नहीं साहब। फिर बेरोजगार मंडल एक हमने शुरू किया था टिकट्स रख के, और वो बेरोजगार मंडल ने अपने पैसे से मेरी डिपॉजिट भरी, और आप मानोगे नहीं कि ऑफकोर्स पिताजी का तो एक मेमोरी थी, लेकिन मेरे इलेक्शन में जब हम घूमे तो मेरे पास तो जात नहीं, मेरे जात के 3 ही वोटर्स थे, मैं और मेरी 2 बहनें मेरे वार्ड में। लेकिन आपको ये सुन के ताजुब होगा कि सेवा दल के हमारे चीफ थे उस समय, चीमा साहब भोसले थे, हमारे माजी आमदार थे पठान गुरुजी, ये सब कूदे, और मेरा छात्र परिषद करके हमारी संगठना थी, तो उसके सब लोग झोली लेके, पहला जब कार्यालय का उद्घाटन हुआ तो वो झोली लेके वो सब जगह घूमे, और उस झोली में से 3000 रुपया जमा हुआ कुस्तों में। तो मैंने कहा ऐसा नहीं खर्चेंगे, सबको हमने तुरंत कागज़ के टुकड़ों से रिसीव्ड विथ थैंक्स गिव अवारी ऐसा सही करके मैंने सबको दिया, और वो 3000 रुपये वो, और मेरी डिपॉजिट जो भरी थी बेरोजगार मंडल ने, वो पैसे से हम इलेक्शन लड़े साहब, और घूमे पूरी जगहों पर, लोगों ने पैसा दिया। मुझे अच्छी तरह से वो वाकया याद है कि पिताजी नए गुजरे थे, बड़ी दीदी थी हमारे साथ, वो बड़ी नर्वस थी कि भाई पप्पा गुजरे और अपन ने ये कूदना क्यों, पर मैंने कहा देखो टिकट तो मांगना है, और कांग्रेस की टिकट मिल गई, शायद पिताजी के प्रभाव से मिल गई, पिताजी थे नहीं, और मैंने सहज लोगों को बोला कि देखो भाई मैं तो कांग्रेस की मांगूंगा, और उस ज़माने में ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि यंग आदमी को। तो कितने रुपए में हुई खासदार का कारपोरेट का चुनाव? मेरे ख्याल से 4-1 हज़ार मेरी तरफ से, पर लोगों ने खर्चे। वो ये एक ही उदाहरण दे रहा हूँ कि एक बार पैसे मांगे नहीं, सडनली उस ज़माने में तिरके जी और तिरपुरे जी का विवाद हुआ करता था, तो तिरके साहब मानते थे मेरे पिताजी को, और इसलिए टिकट के वक्त में लोगों को लगा मैं तिरके जी का ही कैंडिडेट हूँ, और इसलिए तिरपुरे ने सब जगह मेरे विरुद्ध में कैंडिडेट खड़े किए, मालदार। तो मेरे यहाँ एक जो कैंडिडेट खड़े थे, वो कैंडिडेट के यहाँ कुछ हमारे लोग गए कार्यकर्ता, वो मेरे को उल्टा सीधा बोलने लगे, तो बोले नहीं मेरा झंडा लगाओ, हम तुम्हारा काम करेंगे। तो मेरे सिरसपेट में मेरे घर के पीछे सब झंडे लग गए, उगवता सूर्य, अरे, तो मैं तो घबरा गया थोड़ा, बड़ी दीदी घबरा गई कि क्या हो रहा है। तब मेरे कार्यकर्ताओं ने आके मेरे को बताया कि साहब आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपसे पैसे मांग रहे हैं क्या, लगते तो है ना, आप हम पे छोड़ो, अब उनको जीतना है कि ये सब नाटक करना। मैंने कहा बिल्कुल, सब बुजुर्ग थे, मैं तो क्या 23 साल का था। मैंने कहा ओके। आपको ताजुब लगेगा कि इलेक्शन का जब रिज़ल्ट आया तो ऑफकोर्स धोटे साहब की तरफ से गायधर्ने जी खड़े थे, जो अपने आनंद राव अभी कॉरपोरेटर रहे हैं, उनके पिताश्री, तो वो खड़े थे, और बीजेपी से भोयर साहब, डॉक्टर भोयर यानी छोटू भोयर के फादर, वो खड़े थे।
और रिपब्लिकन पार्टी से एक खड़े थे, रिपब्लिकन पार्टी से रिपब्लिकन पार्टी से खोबरागड़े करके थे, वो खड़े थे, और बाकी 9 लोग थे, पर वो बाकी के थे। तो कहने का तात्पर्य ऐसा कि इन लोग का तो इन लोग का तो जोर रहता ही है मारपीट वगैरह का, हमारी भी यंग टीम थी, लेकिन मानना पड़ेगा कि सम्मानीय धोटे साहब ने हमारे वार्ड में एंट्री नहीं किया। वो बोले मैं रास्ते से जाऊंगा, अच्छा, तो जनरल अवारी के लड़के को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं जाऊंगा भी नहीं, मैं बोलूँगा नहीं, और इसलिए यहाँ नहीं आया वो। और फिर कैंपेनिंग शुरू हुई। मुझे लगता था कि लोग मुझे क्यों वोट देंगे, ठीक है पप्पा है, पर मुझे बहुत आश्चर्य लगता था। पर मैं इंदिरा जी का ये करके, तो उसकी भी बहुत संस्मरण है, बहुत सुंदर संस्मरण। अल्टीमेटली जब रिजल्ट निकला तो पहले के ज़माने में बूथ बहुत मजबूत होते थे, तो बूथ वाइज हमारे वर्कर बैठे थे, बूथ वाइज धोटे जी के भी वर्कर बैठे थे और बीजेपी की भी। तो बूथ पे से जो लोग जा रहे थे उस हिसाब से सबसे ज़्यादा वोट काउंट हुए धोटे जी के, सेकंड नंबर पे बीजेपी के, और मैं थर्ड नंबर पे था। तो उन्होंने तो बैंड बाजा बजाना शुरू कर दिया, अति उत्साही। हमारे कार्यकर्ता चुप बैठे, मेरे को धीरे से बोलते थे चुपचाप रहो, तुमने कुछ बोलना नहीं, क्योंकि हमको तो गांव में रहना है ना, तो उसके बूथ से जाएंगे तो वो ठीक रहेगा हमसे, इलेक्शन तो आज का है, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मैं चुपचाप रहा, डिस्ट्रेस था मन में कि कैसा होगा तुम थर्ड नंबर फोर्थ नंबर। और जब चुनाव के रिजल्ट आए साहब, मैं आपको बताता हूँ, करीब करीब 5000 एंड समथिंग मतदान हुआ, 7000 टोटल मतदान था, 5000 समथिंग मतदान हुआ, उसमें से मुझे 2062 मिले, और यानी ह्यूज लीड, और धोटे जी के कैंडिडेट को 1100, यानी लीड कितनी हो गई 1000 की। और तीसरे नंबर पे बीजेपी, उसको हुई 600 वगैरह, अब बाकी सबके डिपॉजिट चल। अब स्टंट मैं ऑफकोर्स जनरल अवारी को तो वो एक श्रद्धांजलि थी ही, लेकिन उसके साथ साथ मेरा भी नया ऑरेटरी का जो कमाल बाद में दिखा लोगों को डिबेट से बाहर आने के बाद का, वो पहले कॉरपोरेशन में दिखा। यानी मैं बताता था कि मैं कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया, मैंने पिताजी की हिस्ट्री बताई, और उसके बाद में मुझे क्यों कांग्रेस पसंद है। पर अभी नागपुर में कांग्रेस के टिकट पर चुन के आना शक्य है, ये पॉसिबल नहीं, मेरा पूछ रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस वाले का। मुझे आज नागपुर की हालत ये है, ये चाय पी सकते हैं इसमें? हाँ लीजिए, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम इंटरव्यू में, नहीं, या फिर थोड़ी देर रुक दे। नहीं चलिए। इस ढंग से वो बीजेपी और गडकरी ने घेर के रखा है, हाँ बिल्कुल। उसमें नागपुर में लोकसभा में कांग्रेस का आदमी चुन के आ सकता है क्या? अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ, हाँ, देखो 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ऐसी है कि नागपुर की जनता लोकसभा, ये सर्वधर्म संभाव और सब जाति, अलग अलग जाति पंथों की पॉपुलेशन। कोई भी यहाँ छाती ठोक के नहीं बोल सकते, जैसे सतारा, सांगली, अरे रे लाइन की लाइन मराठे, लाइन की लाइन, ऐसा नहीं। नो, यहाँ जितने शेड्यूल कास्ट है उतने ही कोष्टी है, जितने शेड्यूल कास्ट कोष्टी है उतने ही बाकी जात के हैं, हिंदी साइडर्स वगैरह मिला के, बहुजन समाज है, सब मिक्सचर है यहाँ। और इसीलिए आपने देखा होगा कि 1952 के जनरल इलेक्शन से लेकर आज तक, इंक्लूडिंग गडकरी साहब का, आज तक जो भी एमपीज चुन के आए हैं वो सब माइनॉरिटी के आए हैं। एक्सेप्शन सिर्फ 2 है, दत्ता मेघे साहब, और वो भी राजीव गांधी के मृत्यु के बाद का जो ये आया था उसमें चुन के आए थे। एक वो, और एक ऑफकोर्स जामवंतराव धोटे साहब, कि जो ऑन हिज ओन अलग विदर्भ आंदोलन का नेतृत्व लेके, वो एक बहुजन समाज। ये 2 ही है। 52 के चुनाव में अनुसया बाई काळे, ब्राह्मण समाज। उसके बाद 57 में बापूजी, अनेक ग्रेट, कितने बड़े आदमी,
वो 62 में अगेन बापूजी ने बट अगेंस्ट कांग्रेस चुन के आए थे। 67 में कौन आए थे? नरेंद्र देवघरे, कोष्टी समाज। અને ऐसा 71 में ढोटे साहब, वो भी इलेक्शन में आवड़े बाबू की डेथ हो गई थी, थर्ड कैंडिडेट, इसलिए इलेक्शन काउंटर माइंड हुआ था 71 का, इंदिरा जी के वक्त का। और 72 के एमएलए इलेक्शन में वो चुन के आए अपने ढोटे साहब विद मेजॉरिटी ऑफ 2000 अगेंस्ट रिकप्शन पर शर्मा। अभी जिस ढंग से बीजेपी ने, खास करके गडकरी साहब ने जो डेवलपमेंट बोलो या करके खड़ा करके रखा है, तो इसमें कमल को हराना, बीजेपी को हराना, गडकरी को हराना मैं आता हूँ, पॉसिबल है। मैं आता हूँ, थोड़ा मेरे को एक बाद में आप एडिट कर देना, पर मैं उस पर आता हूँ। फिर 71 के बाद 77 इंदिरा जी ने उठा के मेरे को दे दी टिकट, मनी नहीं ध्यानी नहीं, पर अचानक झालं ते। और नसीब कि नागपुर की जनता ने, अर्थात पिताजी का एक था आशीर्वाद, लेकिन इंदिरा जी का जबरदस्त प्रभाव था मैडम का। और फिर मेरा बोलना, मैं जैसा एक्सप्लेन करता था, मैं समझाता था, और उधर धोटे साहब, इट वॉज वन ऑफ द, यानी बहुत मोमेंटस रेवोल्यूशनरी कैंपेनिंग हुआ है जबरदस्त फाइट थी। 77, और उसमें 45,000 से साहब जीता ना, यानी मैं खुद बहुत ये था। तो खैर इंदिरा जी गई वगैरह, वो इतिहास अलग है, वो हमको बहुत धक्का बैठा था, पर दिस इज़ द हिस्ट्री। फिर 80 में फिर धोटे साहब कांग्रेस में आ गए, मैं तो यंग ही था, तो मैडम ने उठा के मेरे को विधानसभा में डाल दिया। मैंने नहीं किया था, मैडम को कहा था कि मैडम प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं कहीं रहूँ आपके पास, मैं तो आपके पियून करके रहना चाहता हूँ, पर अगर आप चाहते हो तो मेरे को इसमें राज्यसभा में अगर दीजिएगा। मैडम हंसते रहे, कुछ बोली नहीं, तो मैं खुश था। कहाँ एन वक्त पे 2 घंटे में मेरे को पश्चिम नागपुर भेज दिया, जहाँ मेरी लोकसभा की लीड 1000 की थी, RSS दर्द था वो। और फिर वहाँ से हमारा सेकंड सत्र शुरू होता है, फिर 2 बार हम MLA वगैरह। तो आपका जो कहना है वो राइट, कि लोकसभा में कांग्रेस वालों के मंच से जब गडकरी जी पहली बार 14 में खड़े हुए, तो कांग्रेस वाले के मंच से ज़्यादा गेववारी बोलते नहीं थे। तुम्हारे तो हमको बहुत बेचारे गठबाजी में, जो कि मुत्तमवार ने भी काम बहुत किया है, मालूम नहीं क्यों लोग उनके काम का उजागर नहीं करते हैं नागपुर में। ये पायनियर बहुत अच्छे काम किए हैं इसने, पर गठबाजी में थोड़ा वो गड़बड़ हो गई। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, उनके स्टेज पे, कांग्रेस के स्टेज पे तो हमारा नाम ही नहीं, हमको तो बुलाना, यानी मेरे को गुटबाजी के कारण बोलने ही नहीं देते थे। लास्ट 10 बजे का वक्त रहा, वो खुद ही बोलते रहते थे 2-3 लोग, अब टाइम खत्म। परंतु बीजेपी के स्टेज से एक जन बोल रहा था, तो दूर मेरा कार्यकर्ता खड़ा था, वो दौड़ के घर आया कि बाबूजी आप बीजेपी में गए थे। मैंने कहा पागल है क्या तू, क्या हो गया? तो बोले वहाँ से वो चिल्ला रहे थे भी गेववारी कैसे चुन गया, तो फिर गडकरी क्यों नहीं आ सकता? यानी कहने का तात्पर्य, अब ये हुआ एक बात, लेकिन एक बार चुन के आने के बाद गडकरी जैसा आने के बाद में जो काम का झपाटा उन्होंने लगाया, तो नागपुर जिले की पब्लिक, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। पहला तो डॉक्टर जिशकार, कितने ब्रिलियंट, कितना फर्स्ट क्लास आदमी, आई मेरा हैट्स ऑफ टू हिम। तो मेरा कहने का मतलब कि मेरे जैसे आदमी ने उनके इलेक्शन में, मैंने कहा पैसा मेरा गाड़ी में मैंने जमाया, मैं तो तेरे से एक पैसा नहीं होगा, अब मैं घूमूंगा। इतना ब्रिलियंट। मैं आपको बताता हूँ, उनके खिलाफ खड़े थे वो रामटेक के माजी मंत्री सुबोध मोहिते, उसने बहुत काम किया ना। सुबोध मोहिते सिंपल, वो बाज़ारों में घुस जाते थे, टाइपराइटर लेके सब करते थे वो लेटर्स। सुबोध मोहिते ने जिचकार साहब को गिराया। लोग क्या बोलते थे, ना कैंडिडेट खूब चांगला, पण अरे मैं साला समझा नहीं, पण जो चला,
हाँ, वन पद जो चला, अरे मुश्किल है। तो कहने का तात्पर्य ही लॉस्ट, जबकि सोनिया जी की वेव पूरे इसमें। इस पर से मैंने एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट में और हिस्टोरियन, मेरा अंदाजा ऐसा है कि नागपुर की जनता अर्थात टॉप लीडर देखती है, लेकिन नंबर 2 आदमी देखती है और नंबर 3 काम देखती है। ये 3 चीज पक्का देखती है लोकसभा। तो इस पर से मेरा भाकित ऐसा था इस बार कि यस, हम गडकरी जी को जरूर कांग्रेस हरा सकती थी, लेकिन आप कैंडिडेट टॉप तो दो, कोई अच्छा हीरो, कोई अच्छा जो उस जमाने में आई थिंक वर्धन साहब का भी नाम चला था 14 में, ऐसा कोई आदमी कि जो काफ़ी वोट्स गार्नर कर सके। मैं सुन रहा हूँ कि 19 में कहीं तो भी शाहरुख खान का नाम चला था, क्योंकि उनकी वाइफ ब्राह्मण है, हिंदू। ऐसा कोई रहेगा तो टक्कर हो, पर अनफॉर्चुनेटली वो सब हुआ नहीं, और इसीलिए नागपुर में तो कठिन था। और अभी के जो कैंडिडेट थे बेचारा विकास, आई मीन कोई नहीं आ रहे थे इसलिए आया बेचारा, ऐसा ही बोलूँगा मैं, पर एटलीस्ट इसने लिया तो, ईमानदार तो रहा कांग्रेस को। वो तो कब का जाने वाला था, ऐसा लोग बोलते थे, लेकिन रहा तो, टिका तो चलो कोई बात नहीं, उस पर से एक रहा। तो मेरा कहने का मतलब, यस, कांग्रेस उसको नागपुर की सीट वापस ला सकती है। अच्छा, यस, मैं आपको बताता हूँ, विदर्भ अपन तो लूज ही कर गए थे लोकसभा के पहले का, देखो ना जरा, कहाँ थी विदर्भ में, काफ़ी कम सीटें थी, आई कि नहीं सीटें? किरसान गडचिरोली वाला ये शादी की पत्रिका भेजी, लेकिन माजी खासदार लिखते भूल गया। हाँ, ये किरसान मंत्री है ना, नामदार है, नामदार नहीं, खासदार गडचिरोली का कार्यकर्ता है, अच्छा है। और कितने जगह पे आई, धानोरकर आई, ये आए, वो आए, कितने, यानी विदर्भ अपन ने स्वीप किया है करीब करीब। पर नागपुर पे मैं थोड़ा शासन कर, क्योंकि नागपुर में जो काम का झपाटा लगाया गडकरी, भयानक वंडरफुल, आई टेल यू, वंडरफुल। मतलब 29 में भी गए? 29 में चुनाव में? नहीं, ऐसा क्यों बोलते हो गए, हो सकता है कुछ और हो फ्यूचर। देखो पॉलिटिक्स में आज का पता है, 29 का ही होगा ये मैं नहीं मानता। अब देखिए, मोदी जी भगवान राम और कितना काम किया है प्रयागराज में, सब किया। अब प्रयागराज का खासदार कांग्रेस का है, ये मालूम है आपको, अपोजिशन का है, वहाँ का गिर गया है। नागपुर की जो वोटर है वो मूर्ख नहीं है, ठीक है, ये मैनिपुलेशंस हो रहे वगैरह, उसके ऊपर नागपुर का वोटर, ऐसा मेरा कहना। ये देवेंद्र फडणवीस के बारे में आपका क्या ओपिनियन? ठीक है, ओके। सबका आज मुख्यमंत्री है, क्या ये काम ढंग से कर रहा है या मुझे कुछ? अभी ऐसा है कि उसको लकी कहेंगे, नसीब है। हाँ, राजकारण में एक तो पिताजी बड़े मस्त थे उसके, पिताजी, उसका वारसा तो है, गंगाधर, हाँ, सबको लेके चलते थे। उस समय की बीजेपी में कुछ लोग जो सबको लेके चलते थे, उसमें गडकरी जी भी थे, तो और गडकरी जी ने ही इसको आगे बढ़ाया। अब देखो उनमें भी राजकारण है, वो उठा के मोदी और शाह ने अलग से इनको कर दिया। तो मैं तभी भी बोलता था कि ये मोदी शाह फेल होने वाले। देवेंद्र फडणवीस 100% गडकरी का है, ऊपर से दिखाएंगे, वक्त आने पर जो पलटी मारेंगे बाबा जी गडकरी जी को कोई वहाँ हाथ नहीं लगा सकता, ऐसा मेरा मत है अभी का। एंड आरएसएस तो है ही, आरएसएस तो यानी बहुत बड़ा बैकग्राउंड है एक तरीके से। काश वो आरएसएस जैसा बैकग्राउंड सेवा दल के थ्रू कांग्रेस का होता ना, तो राहुल के 4 चांद लग जाते हैं। सेवा दल को क्यों मार दिया आपने? वो उस समय थोड़े टैक्टिकल डिसीजंस हुए। तो शॉर्टली आप कांग्रेस को फ्यूचर जो है, एक ही मिनट, आना तो आना, बैठना, तुम बैठ सकते हो। कांग्रेस को, नहीं 2 मिनट, हाँ, कांग्रेस का फ्यूचर आप अच्छा मानते हैं? हाँ,
यस, बिल्कुल। अच्छा, मैं कांग्रेस के फ्यूचर को अच्छा इसलिए मानता हूँ कि लीडर का परसेप्शन अभी राहुल गांधी के बारे में बहुत बड़ा हो गया है। ऊपर से प्रियंका की जोड़, अब प्रियंका में लोग आज भी मेरे जनरेशन के, अरे वो दीक्षित में को इंदिरा गांधी जी आ जाती है, अब मेरे जैसे आदमी को आती है, तो आप इमेजिन करो कॉमन आदमी को कितनी आती होगी। एक सोच समझ के बोलती है, उसके भाषण की जो शैली है वो कम्युनिकेटिव है, जो कुछ थोड़ी कमी भाई में होती होगी वो बहन पूरी कर रही है, यानी ये लीडरशिप। और खड़गे जी को बिठा दिया, और खड़गे इज डूइंग वंडर्स, कितना अच्छा बोलता है। यानी अरे मोदी जी आप तो चाय वाले थे, आपकी चाय को भी लोग पीते थे, मेरे आपकी तो पानी नहीं पीते। यूपी में ये डायलॉग भयानक चला है, भयानक। यस, कांग्रेस विल कम। ओके, धन्यवाद आभारी जी। थैंक यू।